कल नहीं समझ पाए थे तो आज मौका है समझने का, लेकिन पहले हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो वर्टिकल पे आएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन कन्वेयर, ये पूरी कन्वेयर बेल्ट बन जाती है, ये पूरी आपकी कन्वेयर बेल्ट बन जाती है, जिसको कि हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, थर्मोहेलाइन क्यों बोलते हैं, वो हमें इससे समझ में आएगा कि ओशन वाटर मूव क्यों करता है। एज आई सेड यू कि ओशन करंट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। ओशन करंट जो महासागरीय जल धाराएं, उसका मतलब ये है कि वो जल की धारा बन रही है, वो समुद्र का पानी मूव कर रहा है। वो मूव कर क्यों रहा है, वो इन 5 कारणों की वजह से मूव कर रहा है। हवा चल रही है, डेंसिटी डिफरेंस है, गुरुत्वाकर्षण है, कोरिलिस बल है और तटरेखा है। पहला समझो हवा, ये समुद्र का पानी है, ये समुद्र का पानी है। अब समुद्र ऐसा कोई छोटा मोटा तो होता नहीं, बहुत गहरा होता है समुद्र तो बहुत गहरा होता है। तो तुमको क्या लगता है हवा इतनी जोर की चलेगी पूरा समुद्र का पानी एक साथ मूव करेगा? नहीं, हवा का इन्फ्लुएंस तो टॉप लेयर में ही रहेगा, सिर्फ जो ऊपर की सतह है वहीं तक रहेगा हवा का। इतना तो एटलीस्ट मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, कितना तो इमेजिन कर ही सकते हो कि जब हवा चलेगी तो ऊपर का पानी ही मूव करेगा, नीचे का तो स्टिल रहेगा। तो ऊपर का पानी तो मूव कर गया हवा की वजह से, ठीक, ये जस्टिफाई हो गया कि क्यों ये रीजन है एक मूवमेंट ऑफ ओशन करंट का। अब नीचे का कैसे मूव करेगा, नीचे का मूव करेगा इन दोनों की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस और ग्रेविटी की वजह से। कैसे, वो समझो। अब ये जैसे पूरा हमारा पानी है, ठीक, यहाँ का पानी गर्म होगा, यहाँ का पानी ठंडा होगा, नो डाउट इन दिस। जिस तरह गर्म हवा उठती है ऊपर, उसी तरह गर्म पानी भी ऊपर उठता है। जिस तरह गर्म हवा ऊपर उठती है उसी तरह गर्म पानी भी ऊपर उठता है। जिस तरह ठंडी हवा नीचे डूबती है, नीचे जाती है, उसी तरह ठंडा पानी भी नीचे जाता है। ठीक, पहली चीज़ तो ये वार्म एयर होगा, वार्म यहाँ का वाटर होगा थोड़ा सा ऊपर राइज करेगा और यहाँ नीचे जाएगा। दूसरा डेंसिटी, मैंने बताया डेंसिटी डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पर बर्फ ज़्यादा आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सर यहाँ तो ग्लेशियर कहाँ ही देखने को मिलेंगे, यहीं मिलेंगे ग्लेशियर, तो मिलेंगे ना ग्लेशियर। अब याद करो पिछली क्लास में कहीं मैंने आपको पढ़ाया था वाटर का कॉम्पोजिशन। तो हमारी पृथ्वी पे 71% पानी है, 29% लैंड मास। अब इस 71% में अगर आपको याद हो तो 97.2% कुछ आपको बताए थे, 97.2% है सॉल्ट वाटर, और बच गया 2.8 या 2.7% के लमसम ये फ्रेश वाटर। अब इस फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे है जरा बताना तो। इस 2.8 का 2%, या फिर 2 पॉइंट में से 2% वहाँ पे है, या फिर इस 2 पॉइंट का पूरा अगर मैं देखूँ तो 68.7% कहाँ पे है, बताओ जल्दी से। लास्ट में मूव करके वाटर कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता है, घूमता रहता है। इसी को बोलते हैं क्या, कन्वेयर बेल्ट। जो कन्वेयर बेल्ट होती है, तुमने देखी कभी कन्वेयर बेल्ट इस तरह से पड़ी होती है, घूमी कहाँ जाती है, कहीं नहीं जाती, घूमती रहती है ऐसे ऐसे करके। ग्लेशियर में, यस, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में। तो ग्लेशियर कहाँ है, यहाँ ज़्यादा है पोलर एरियाज में। ध्यान से समझना, फ्रेश वाटर का मतलब उसमें कोई सॉल्ट नहीं है। तो जब यहाँ पे आई ग्लेशियर बना होगा तो सॉल्ट को हटा दिया होगा उसने खुद से कि हटो हटो सॉल्ट, भाई मैं तो फ्रेश वाटर का एक स्रोत हूँ, मैं सॉल्ट थोड़ी नहीं रख सकता हूँ। तो सॉल्ट वाटर यहाँ के समुद्र के पानी में आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये पानी डेंस होगा यानी कि भारी होगा या हल्का होगा, इसका घनत्व तो ज़्यादा होगा या कम होगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कम होगी। सिंपल, डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है। और सॉल्ट कंटेंट क्यों ज़्यादा है मैंने आपको बताया, तो क्योंकि ये भारी है तो ये नीचे सिंक करेगा, क्योंकि ये ठंडा है, क्योंकि ये भारी है तो नीचे सिंक करेगा, ठीक, नीचे सिंक करेगा। ये क्योंकि लाइट है, ठीक है, तो ऊपर की ओर उठेगा और उतना डेंस नहीं है। तो एक ये जो ग्रेविटी, अब तुम खुद बताओ, जैसे मान लो एक कटोरा है, थाली है, इसमें तुम खिचड़ी डालो, खीर डालोगे तो पूरी फैलेगी ना चारों तरफ। उसी तरीके से ऐसे समझ लो इसका फैलाव होगा, क्योंकि ग्रेडियंट बनेगा, क्योंकि एक स्लोप क्रिएट होगा। उस स्लोप की वजह से ये जो है नीचे का जो ठंडा पानी है वो यहाँ की ओर मूव करना शुरू करेगा। यहाँ का जो गर्म पानी है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। ध्यान समझना, गर्म पानी ऊपर उठा, ऐसे समझ लो गर्म पानी ऊपर उठा, और क्योंकि ठंडा पानी नीचे सिंक किया तो काइंड ऑफ हल्का सा ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। तो वहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी काम करेगी, ठीक। तो ग्रेविटी की वजह से गर्म पानी इक्वेटर से भूमध्य रेखा से गर्म पानी हमेशा ध्रुवों की तरफ जाता है, हमेशा ध्रुवों की तरफ जाता है, हमेशा ध्रुवों की तरफ जाता है, हमेशा ध्रुवों की तरफ जाता है। और ठंडा पानी, जो नीचे ठंडा पानी है, वो क्योंकि गर्म पानी ऊपर आ रहा है तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो अब इक्वेटर की तरफ चलना शुरू करेगा। तो इससे क्या होता है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हो रहा है। तुम सोचो, अगर ये जो गर्म पानी है यहाँ जाके यहाँ पे हल्की गर्मी दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो तगड़ी ठंडी पड़ती होगी, तो ये तो एकदम जम जाएंगे। लेकिन गर्म पानी रेस्क्यू में आता, बोलता है चिंता मत करो, इतना जमने नहीं देंगे, थोड़ी बहुत तो गर्मी आके तुमको दे देंगे। और यहाँ बहुत गर्मी होगी तो यहाँ हल्का सा ठंडा पानी आके ठंडक दे देता है। तो इससे हीट सर्कुलेशन भी होता है, इसीलिए तो नाम लिखा हुआ है थर्मोहेलाइन से, क्योंकि थर्मो का मतलब यही होता है टेम्परेचर, और हेलाइन का मतलब एच से रिप्लेस कर दो, एस से, एच को रिप्लेस कर दो एस से, क्या हो जाएगा सेलाइन। हेलाइन का मतलब सेलिनिटी होता है। तो टेम्परेचर और सेलिनिटी दोनों का लेना देना है यहाँ पे। कॉर्लिस फोर्स क्या कर रहा है, कॉर्लिस फोर्स अभी तक क्या कर रहा था, घुमा रहा था, तो घुमाएगा। कॉर्लिस फोर्स अभी तक क्या कर रहा था, घुमा रहा था ना, तो अभी भी घुमाएगा ही। कैसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, भाई ये सीधा नहीं आ रहा है ना, ये सीधा नहीं आ रहा है ना, ये सीधा नहीं जा रहा है ना, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है,
ये नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है, तो राइट की ओर घूम रहा है, ये राइट की ओर घूम रहा है, राइट की ओर घूम रहा है, ये राइट की ओर घूम रहा है, ये लेफ्ट की ओर घूम रहा है, ये लेफ्ट की ओर घूम रहा है, ये लेफ्ट की ओर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर को रोटेट वो चीज़ों को लेफ्ट की ओर घुमाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। तो समझ में आ गया सब। और ये कोस्ट लाइन क्या लिखा होता है तरीका, अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल ये घूमा है और घूम के हो सकता है ऐसे हो जाता है, ठीक है, लेकिन या फिर मान लेते घूम के इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, लेकिन तट रेखा ने भी तो इसको इन्फ्लुएंस किया, यहाँ भी जो कोस्ट है उसने भी तो इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया होगा। यहाँ का जो इस ये जो वाटर है हो सकता है इस तरीके से आता, लेकिन इस कोस्ट ने क्या किया, पहले ही मोड़ दिया। ये हो सकता है इस तरीके से जाता पेरू करंट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे घुस तो जाएगा नहीं जमीन के अंदर, तो इधर चला गया। समझ चीज़। और क्योंकि ये बड़े ग्रेजुअल मूवमेंट है, तो ऐसा नहीं किसी तरह झम से जाके यहाँ बाढ़ ले आएगा, ये मत सोच लेना कभी जोर से मूव करेगा और यहाँ बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। सरफेस वाटर थोड़ा मूव भी करता है, लेकिन जो डीप वाटर होता है इस लाइन के नीचे, विच इज दिस लाइन थर्मोक्लाइन, दिस लाइन इज थर्मोक्लाइन, दिस इज दैट लाइन बियॉन्ड विच और बिलो विच टेम्परेचर डिक्लाइंस सडनली, जहां से तुरंत टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सरफेस वाटर है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोजर है सनलाइट का, डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट का, तो ये रिलेटिवली वार्म होगा। और ये क्योंकि अंदर नीचे पड़ा हुआ है तो आराम से शांति से पड़ा हुआ है, ठंडा है। इसको बोलते हैं डीप वाटर। ये लिखो डीप वाटर है, ये सरफेस वाटर है। तो बहुत धीरे धीरे हो सकता है कि मतलब बहुत बहुत धीरे आप मान लो, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होता है, तो ऐसा नहीं कि बाढ़ आ जाएगी। समझ में आई? तो ओशन करंट में 3 तरह का सवाल बनता है। पहला, आते क्यों है, जो तुमने क्लियर कर लिया। दूसरा, कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, जो अब तुम पढ़ोगे यहाँ पर। आते क्यों समझ में आए? सर आपने छोटी सी क्लास बोली थी। देखो छोटी सी क्लास करने को मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने जैसे बताया भी था कि ये दोनों टॉपिक जो कल पढ़ाया था आज पढ़ाया था, पिछले बैच में एक ही क्लास में पढ़ाया था। अगर अलग किया तो इसीलिए अलग किया ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ सके, मैं डिटेल में पढ़ा सकूँ तुम्हें। डिटेल में फिर बोलो कि आराम से समझ में आ सके वो चीज़। नहीं पढ़ाने तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक क्यों मूव करता है, विंड हवा चलती है, डेंसिटी डिफरेंस क्योंकि घनत्व में अंतर आ जाता है, ग्रेविटी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो काम करेगा, कॉर्लिस क्योंकि घूमता है, कॉर्लिस लाइन खत्म। तो ऐसा भी कह सकता था, ठीक है। खैर, तो थर्मोक्लाइन इसी तरीके से हेलोक्लाइन होती है। मैंने कल बताया भी था, क्वेश्चन आया था कल। हेलोक्लाइन, थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, हेलोक्लाइन, ठीक है। हेलो का मतलब सैलो, ठीक है, सैलो मतलब वो लाइन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में एनवायरमेंट इकोलॉजी में। वो लाइन जहाँ से सैलिनिटी एकदम इंक्रीज हो जाए, लवणता एकदम से बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर तो डिक्रीज़ करेगा नीचे जाने पे, लेकिन सैलिनिटी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि अभी बताया कि जो सॉल्ट वगैरह है, जो नमक वगैरह है, वो नीचे सिंक डाउन कर जाएंगे। और क्योंकि यहाँ का पानी ज़्यादा नमक है तो इसी वजह से यहाँ का पानी नीचे सिंक कर जाता है ना। और अभी बताया कि क्यों नमक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो लाइन जहाँ से सैलिनिटी एकदम इंक्रीज़ कर जाए, हेलोक्लाइन, जहाँ से टेम्परेचर एकदम डिक्रीज़ कर जाए, थर्मोक्लाइन। बाकी इनके बारे में जब एनवायरमेंट इकोलॉजी में डिफरेंट